होगा, एसोसिएशन में एसोसिएट होंगे, राइट। तो Na मॉलिक्यूल गिविंग An, ऐसा कुछ होगा। आज स्टूडेंट इतने कम क्यों हैं? जनरली 50 तक तो रहते हैं, आज 38 ही है, क्या रीजन है? कुछ क्लास तो नहीं है ना अभी? When we are starting the reaction, the number of initial reactant is 1 and the product is 0. You can take anything. हमें रेशियो ही लेना है तो वो कैंसिल हो जाता है, 1a 200 जो लेना है ले लो. After reaction, let's say out of 1 mole, beta mole has been associated. Beta is the degree of association. कितने मोल एसोसिएट हो गए? तो इसके बनेंगे बीटा बाय n. n can give 1, 1 can give 1 by n molecules. Clear? Stoichiometry simple सा. So n can give 1, 1 can give 1 by n, beta can give beta by n. तो इतने इसके बचे, इसके इतने बन गए. Want of factor, this plus this, number of ions molecules after association dissociation, 1 minus beta plus beta by n upon initial 1 plus 0. तो बेसिकली want of factor आएगा 1, बीटा कॉमन ले लो, माइनस बीटा कॉमन लिया, 1 माइनस 1 बाय n आ गया. लास्ट केस में आयोटा था 1 प्लस समथिंग, इस बार है 1 माइनस समथिंग. डिसोसिएशन में आयंस इंक्रीज होते हैं, एसोसिएशन में डिक्रीज होते हैं. क्लियर? फॉर एसोसिएशन want of factor is less than 1. For dissociation, want of factor is greater than 1. For non-electrolyte, मतलब जो ना एसोसिएट हो रहे हैं ना डिसोसिएट हो रहे हैं, want of factor is 1. Is that okay? हमने want of factor कुछ इस मैनर में डिफाइन किया था. Want of factor is actual colligative property upon theoretical one. एक्चुअल चाहिए, theoretical तो जब तक हमने कैलकुलेशन किया है तो डिनोमिनेटर से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया है. So actual colligative property for dissociation or association, we can write want of factor into theoretical one. Is that okay? हमने अब तक 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी हैं. फर्स्ट वन, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसका जो फॉर्मूला था हमारे पास था मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. क्लियर? यहाँ पर सोल्यूट के हमने लिए तो n मोल्स हैं, बट वो इंक्रीज हो गए बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन और डिक्रीज हो गए बिकॉज ऑफ एसोसिएशन.
तो इसके मोल्स में कितना चेंज आएगा, वन टॉप फैक्टर का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। जनरली सॉल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में काफी कम होते हैं, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। इसको आई को कॉमन ले लो, n अपॉन n प्लस n, वन टॉप फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन, क्लियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। सो हमने पहले देखा था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अब रफली आ जाएगा वन टॉप फैक्टर। दिस रिलेशन इज मोर अप्रोप्रिएट, दिस वन इज अप्रोक्सीमेटेड। मोर अप्रोप्रिएट क्यों, क्योंकि ऊपर आई तो है इसमें, नीचे आई वाला। इज इट ओके? बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें ये बताता है किस फैक्टर से, किस नंबर से पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 2 थे, अब 4 हो गए, तो वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। पहले 2 थे, अब 3 हो गए, तो वांट ऑफ फैक्टर 1.5 टाइम्स ऑफ 2। इज दैट ओके? वांट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट जस्ट नंबर ऑफ पार्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, उनका रेशियो ही तो है। तो आफ्टर डिसोसिएशन इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इनटू बिफोर डिसोसिएशन। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो फॉर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, फॉर फॉर इलेक्ट्रोलाइट जहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, हम कुछ ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आयोटा आयोटा एंड आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे ध्यान है हर जगह मैंने लिखा था फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब मैंने लिखा है फॉर इलेक्ट्रोलाइट। क्या इतना समझ में आता है हमें? जयन, जयश्री, कौस्तुभ, इज दैट ओके? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, या पहले ऑस्मोसिस भी बताता हूँ फिर एक साथ क्वेश्चंस कर ले हम, क्या करना है? एक्सरसाइज 1, सेक्शन जी, वांट ऑफ फैक्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं हम। सेक्शन जी, ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करो। 4 क्वेश्चन इसी ऑर्डर में ट्राई करना जिस ऑर्डर में लिखे हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 and 6 सेक्शन 8 सॉरी सेक्शन जी बता रहा हूं मैं क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन सर एल्यूमिनियम फॉस्फेट है। मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया फॉस्फेट की जगह। वन कैन गिव 1 and 1 आयोटा 2 हो जाएगा एंड मोलालिटी इज गिवन 0.01 तो 0.01 into 2 0.02 is the answer fourth option डेल्टा टीबी ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज आएगा। चेक करो कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछो। 1 mole can produce 1 in 1 that is 2 moles final moles 2 initial 1 100% dissociation is that okay fourth question sixth which has the highest boiling point बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट चाहिए डेल्टा टीबी होता है प्रोपोर्शनल टू आयोटा इनटू मोलालिटी ये भी तो कांस्टेंट है तो चारों की मोलालिटी सेम दे रखी है। अच्छा काफी बार हमें मोलालिटी नहीं दी होती है मोलालिटी दी हुई होती है तो सेम एज्यूम कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दोनों ऑलमोस्ट सेम होती भी है तो मोलालिटी सबकी दे रखी 0.1 तो ये भी सेम। वांट ऑफ फैक्टर निकाल लो फर्स्ट ऑप्शन वांट ऑफ फैक्टर 3 सेकंड ऑप्शन वांट ऑफ फैक्टर 1 no association dissociation third option 3 fourth option want of factor is 4 सबसे ज्यादा want of factor आ रहा है फोर्थ ऑप्शन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा फोर्थ केस में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फोर्थ ऑप्शन। क्या सिक्स क्लियर है इज दैट ओके सिक्स क्वेश्चन सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए। देखो बेसिकली यहाँ पर डेल्टा टीबी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सभी का बॉइलिंग पॉइंट एक्वा सॉल्यूशन का होना चाहिए था 100 डिग्री सेल्सियस बट नॉन वोलेटाइल सोल्यूटेट करने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। अब बढ़ गया है तो इसके प्रोपोर्शनल एलिवेशन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आयोटा मोलालिटी मोलालिटी सबका 0.1 दे रखा है वो सेम तो वांट ऑफ फैक्टर फर्स्ट केस में वांट ऑफ फैक्टर 3 1 3 4 सबसे ज्यादा वांट ऑफ फैक्टर है फोर्थ ऑप्शन में मतलब सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फोर्थ ऑप्शन का। क्या अभी क्लियर है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा हूं मैं दोनों अगेन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है ट्राई करो सेक्शन एच के।
चलो सेक्शन एच, सिक्स क्वेश्चन। देखो HF कैन डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड F माइनस वीक एसिड है। वन इनिशियल एज्यूम कर लिया हमने, हमेशा वन एज्यूम कर लो आयोटा के लिए, माइनस अल्फा इन गिव अल्फा एंड अल्फा, फाइनल मोल्स दिस प्लस दिस प्लस दिस, वन प्लस अल्फा, इनिशियल वन लिया था, अल्फा दे रखा है 90%, 0.9। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 1.9। अब हमें कैलकुलेट केएफ दे रखा है क्वेश्चन में 1.86, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा 1.9, केएफ 1.86, मोलालिटी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट 0.1 kg, नंबर ऑफ मोल्स 8.1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास HF, HF ही दे रखा है ना मैं इसमें, HBr है, मैंने HF ले लिया, दिस शुड बी HBr, HBr। तो ब्रोमीन 80, हाइड्रोजन 181, वेट बाय मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्व कर लेते हैं, 1.9 इंटू 1.86, ये 0.1 ये 0.1 कैंसिल हो गया, तो 1.86 इंटू 1.9 ये आ रहा है 3.53, और ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ है, कम हुआ है, तो हमारा एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस दिस। यार 0 एक्चुअल होना है, उससे कम हो गया, माइनस 3.53 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन। क्या सिक्स क्वेश्चन क्लियर है? अभी इसमें मेनली वांट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन हमें देखना है, जहां भी एसोसिएशन डिसोसिएशन है ये वाला फॉर्मूला यूज आ जाएगा। इज इट ओके? संजीवनी, सिद्धि, अनाया, सृष्टि, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन और सेक्शन एच का, और सिक्स क्वेश्चन सेक्शन जी का सिमिलर क्वेश्चन है, स्टिल आंसर थोड़े अलग आते हैं। देखो हमें पूछा है
order of decreasing freezing point. So delta TF is proportional to iota into molality. सारे ऑप्शन में iota into molality निकालते हैं. फर्स्ट ऑप्शन iota 0.05, ये तो मोलालिटी है. Want of factor strong electrolyte KNO3K plus NO3 minus 2. Second option want of factor into molality 0.04 molar CaCl2 तो 0.04 into 3. So CaCl2 का आ रहा है 0.12. This is for KNO3. This is for CaCl2. Third option 0.14 sugar will not dissociate. Want of factor is 1. तो ये शुगर का आ गया हमारे पास. फोर्थ ऑप्शन CuSO4 0.075 into N iota. Want of factor 2 Cu2 plus and SO4 2 minus 2 ions. तो ये आ जाएगा 0.15 CuSO4 का. तो सबसे ज्यादा want of factor into molality आ रहा है इसके लिए. तो होना तो डेल्टा TF सबसे ज्यादा इसका होगा और सबसे कम होगा इसका. तो बेसिकली डेल्टा TF में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज्यादा इसका है. अच्छा, डेल्टा TF होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इसका डिक्रीज हुआ. सबका 0 डिग्री था पहले. क्लियर? सॉल्यूशन में मतलब यदि हम बात करें वाटर की, सॉल्वेंट की, जब हमने सॉलिड ऐड किए तो डिक्रीज हुआ. सबसे ज्यादा डिक्रीज इसका हो गया. तो इसका होगा -1.15 इंटू वट एवर KB. सबसे ज्यादा डिक्रीज, सबसे कम इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा और सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसका. मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट. समझना, लास्ट केस में जब बॉइलिंग पॉइंट वाला था ना ये क्वेश्चन, तो उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर द डेल्टा TB मोर द बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर द डेल्टा TF लेसर द फ्रीजिंग पॉइंट. काफी बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हम डेल्टा TF को ही एज्यूम करके आंसर रिपोर्ट कर देते हैं. ये मैं लिखा हुआ नोट करके. Is that okay? तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो रहा है हमारा. क्या कोई डाउट यहाँ तक? सर वो सबका आपने 0 कैसे अज्यूम किया इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट? पानी एक्वा सॉल्यूशन ना, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 पर सोल्यूट डाले ना, उसमें तो चेंज होगा नहीं होगा बाद ना, में. तो वो वही ना, बाद में चेंज हो जाएगा डेल्टा TF. हाँ. चलो क्लियर है भी है. ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेते हैं. मैं इसके टर्म्स एंड डेफिनेशन स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, अपना कॉपी करना, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सभी बोर्ड पर. Osmosis and osmotic pressure is the heading. Osmosis, osmotic pressure, reverse osmosis, want of equation. पूरा कॉपी कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा बीच बीच में. ये शायद तुम्हें बायो में भी होता है जहां तक मुझे ध्यान है, राइट? हाँ सर.
Osmosis is spontaneous flow of solvent molecules from pure solvent to solution site or from less concentration to higher concentration solution to semi permeable membrane. और शायद बायो में जो होता है तुम्हें लिखा जाता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसा कुछ लिखा जाता है, उसमें क्या लिखते हैं? बायोलॉजी में मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, एक बार पाठक सर से जैसा डिस्कशन हो रहा था, बायो में तुम्हें जो डिस्क्राइब किया जाता है उसमें सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब किया जाता है कि सॉल्वेंट जहां पे हाई होगा, सॉल्वेंट हाई अपने कंसंट्रेशन से लो पे जाएगा. बट इन केमिस्ट्री वी ऑलवेज डिफाइन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट. हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट है, लो से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट पे जा रहा है. डेफिनेटली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो मतलब सॉल्वेंट का हाई, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बना है. और यदि सॉल्यूट का हाई होगा तो सॉल्वेंट लो होगा, इनवर्स रिलेशन. क्या ऑस्मोसिस का जो डेफिनेशन लिखा है वो समझ में आ रहा है? तुम रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस तक कॉपी कर लो. ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, इन तीनों को फिर मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ. सर सर बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो लेस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन वो किसके रिस्पेक्ट में बोला है, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट? विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट. केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉल्यूट. तुमसे बोला गया कंसंट्रेशन, मोलारिटी. NaCl का मोला एक NaCl सॉल्यूशन है, उसमें मोलारिटी 1 मोलार है, तो मतलब NaCl जो सॉल्यूट है उसकी मोलारिटी. So we always talk about concentration with respect to solute in a solution. Concentration हम जितने भी देखेंगे ppm, ppb, molarity, molality, whatever the concentration term, हमेशा हम solute को ऊपर लेते हैं with respect to solution. Moles of solute, weight of solute उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, राइट? चाहो तो कहीं पे लिख भी लेना नोट करके, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट. कर लिया है कॉपी? कॉपी हो गया है, हटा दूं मैं स्क्रीन शेयर? सर नहीं हुआ है. तो 3 डेफिनेशन कॉपी करने विद डायग्राम कर लो, वेट कर रहा हूं मैं.
चलो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्टली क्या है वो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगा रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी होती है, ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउड करती है मूवमेंट का, सॉलिड को मूवमेंट का अलाउड नहीं करती है। क्या ऐसा कहीं लिखा था उसमें या नहीं लिखा था? नहीं लिखा है ना, तो लिख लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन that is SPM मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यू जस्ट नीड टू राइट दिस डेफिनेशन। उसके बाद में डायग्राम वगैरह बना के जो भी तुमने कॉपी किया है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो हो गया क्या कॉपी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन मूव थ्रू इट, नॉट सॉलिड पार्टिकल। कर दूं रबे? अब हमने क्या किया, सॉल्वेंट को रखा यहाँ पर, सॉल्यूशन को रखा यहाँ पे विद कंसंट्रेशन C। Now when they come into contact with each other through SPM, they have tendency to come into equilibrium। अब इक्विलिब्रियम में आने की टेंडेंसी रखेंगे। कुछ यहाँ पे 0% सॉल्यूट है, कुछ सॉल्यूट यहाँ से यहाँ मूव कर जाए, या सॉल्वेंट यहाँ से मूव कर जाए तो उसको सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाए, बट सॉल्यूट पार्टिकल तो मूव करेंगे नहीं। क्लियर? सॉल्यूट विल नॉट मूव फ्रॉम हियर टू हियर। तो बचा क्या, सॉल्वेंट ही यहाँ से मूव करेगा ताकि इसका कंसंट्रेशन 0, इसका कुछ कंसंट्रेशन है, इसके कंसंट्रेशन को स्लोली कम करे, सॉल्वेंट को ज्यादा ऐड करे। क्लियर? So the movement of solvent particle from solvent to solution side through SPM is called osmosis। इस फिनोमिना को osmosis कहा जाता है। क्लियर? अब बात करें यदि हम ऑस्मोटिक प्रेशर की, जैसे से मूव कर रहा है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, यहाँ पर लेवल लेट से पहले दोनों का लेवल सेम था, अब फाइनली इसका लेवल कुछ बढ़ गया है। क्लियर? इसका लेवल बढ़ गया है, या फिर एक काम करते हैं हम बजाय लेवल के ऐसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, as the solvent particle are moving from here to here, if we apply some extra pressure over here, हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर लगाएंगे जिसको मैंने पाई से डिनोट किया है, then the movement will be blocked। या फिर हम कुछ इसको ऐसा बोलें, if we apply some pressure, the solvent particle can move in the opposite direction। if the movement from here to here and from here to here is same, then at that particular pressure the net movement of solvent becomes 0। if the net movement is 0, then the pressure created over here is called osmotic pressure। फिर से समझना, हमारा एक था सॉल्वेंट साइड, एक था सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट यहाँ से मूव कर रहा है, हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया कि इस मूवमेंट को हम ब्लॉक कर दें। जैसे मूवमेंट ब्लॉक नहीं हो रहा है, मूवमेंट तो अभी भी हो रहा है, उतना ही मूवमेंट हम अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, इक्विलिब्रियम लेकर आते हैं। तो ये मूवमेंट और ये मूवमेंट सेम हो गया तो नेट मूवमेंट 0। उस प्रेशर पर जहां पे नेट मूवमेंट 0 होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्या इतना क्लियर है अभी? इज दैट ओके? कोई तो बोलो क्लियर है नहीं है इतना? यस ठीक है। अब इट मे बी पॉसिबल बजाय हम उसमें
दोनों तरफ सॉल्यूशन रखते हैं तब क्या होगा, अब एक कंसंट्रेशन C1 दूसरा C2, जस्ट एज्यूम C2 इज ग्रेटर देन C1। यदि C2 ग्रेटर देन C1 है, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है तो सोल्यूट तो मूव करेगा नहीं, ये अपने आप को इक्विलिब्रियम में ऐसे लेके आएंगे, कुछ सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव कर जाए तो C2 कम हो जाएगा, C2 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्वेंट कम हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अपने आप बढ़ जाएगा। C1 and C2 they can be defined number of moles upon volume। हम इस वॉल्यूम को, यदि C1 कम है तो C1 में वॉल्यूम कम कर देते हैं, इसमें वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तुम C1 के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कम करोगे तो C1 बढ़ने लगेगा और C2 कम होने लगेगा। तब तक वो ऐसा होता रहेगा जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है अभी? यस सर। अब हम एक और इसमें केस करते हैं, जितना प्रेशर पे हमने इक्विलिब्रियम लाए थे, इफ यू आर अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर, यहाँ पे उससे ज्यादा प्रेशर लगा दें तो अब नेट मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता तो है सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे, but if we are applying somewhat extra pressure than osmotic pressure, the net movement will take place in opposite direction. This phenomena is called reverse osmosis। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ हम डोमेस्टिक पर्पस में, इंडस्ट्रियल पर्पस में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वाटर है वो रहता है यहाँ पे प्योर वाटर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाटर पे हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, यहाँ से यहाँ सिर्फ वाटर मूव करता है, जो 10 पार्टिकल या जो सॉलिड पार्टिकल है नॉन डिसॉल्वेबल है वो मूव नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाएगा प्योर पानी, प्योर वाटर, जिसे ड्रिंकिंग पर्पस में यूज कर लिया जाए। क्लियर है इतना? इज दैट Yes, ओके? sir. तो ऑस्मोसिस समझ में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया और रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया। किसी को डाउट तो नहीं है इन तीनों केस में? अब आते हैं डिपेंडेंसी ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। तुम जैसे जैसे सॉलिड का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। फॉर इलेक्ट्रोलाइट 1 फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आरटी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तुम इस इक्वेशन को ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हो, number of moles upon volume, that is concentration, moles per liter into RT। but this equation is not derived from here, ये gaseous equation है और इस solution के लिए डायमेंशनली सेम है सब कुछ ना, डायमेंशन मैच कर रहे हैं, बट नॉट derived from here, एक्सपेरिमेंटली डिराइव की गई है। इसलिए बजाय पी के इसको पाई लिखा गया है ताकि हम कंफ्यूज ना हो कभी। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कंसंट्रेशन डिफाइन किया है मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर यदि डिफाइन कर दिया है तो डेफिनेटली एटीएम लीटर वाला यूनिट यूज करो। आर का वैल्यू 0.0821, पाई सिर्फ एटीएम में आएगा, मैंने चेंज कर दिया, पास्कल हटा दिया। टेम्परेचर इन केल्विन।
देखो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सिमिलर टाइप सेटअप, सॉल्वेंट मूव कर रहा है। अब जैसे मूव कर रहा है यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस हाइट पर आकर इतना प्रेशर क्रिएट हो गया है कि नेट ऑस्मोसिस को जीरो कर रहे हैं। H is the equivalent height to osmotic pressure, now the net movement becomes zero। ये जो एक्स्ट्रा हाइट है इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ये एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, उसके कारण नेट ऑस्मोसिस जीरो हो रहा है। Yeah? After which net osmosis becomes zero। So we can write osmotic pressure, which is CRT, which can also be written as H rho G, ICRT। यहाँ पे जो भी हाइट है जो इसमें ये प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट किया है, H rho G लिख सकते हैं हम। क्या इतना क्लियर है? Is that okay?
Isotonic solution, two solution when have same osmotic pressure pi 1 equal to pi 2, we call it isotonic. Hypertonic, if pi 1 is greater than pi 2, then solution 1 is hypertonic than 2. 1 का 2 से प्रेशर ज्यादा osmotic pressure hypertonic, 1 का 2 से प्रेशर कम 1 is hypotonic than 2. हमें किसी का कम बताना है तो बोलेंगे हाइपोटोनिक, किसी का बताना है ज्यादा है तो बताएंगे उसे हाइपरटोनिक. इज दैट ओके? यस सर. क्या ये पहले भी पढ़ा है तुमने कहीं? हुआ है नहीं हुआ है कभी ये? हाँ सर, बायो में ही हुआ है. दो केसेस हैं, एग्जाम्पल या क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो. एग और ग्रेप का जो अपर हार्ड लेयर है उसे रिमूव किया. एक केस में हमने रखा है ए में सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन में, NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, ये प्योर वाटर है. या तुम्हें बताना है इन दोनों केस में ये जो एग और ग्रेप है इट विल श्रिंक, वो श्रिंक होगा या स्वेल, उसके अंदर पानी जाएगा या पानी उससे बाहर आएगा. चलो NaCl एक्वस यहाँ पे भी सोल्यूट है, इसके अंदर भी कुछ सोल्यूट है, पानी है, सॉल्वेंट यहाँ पर सेचुरेटेड है, मतलब यहाँ पे ज्यादा सोल्यूट है. तो इसका कंसंट्रेशन मैं C2 लेता हूँ, इसका कंसंट्रेशन लेता हूँ C1. C2 is greater than C1 in this case. In this case C2 is 0, C2 is less than C1. So the flow of solvent takes place from low concentration to high concentration. So low concentration C1 तो high concentration C2. यहाँ से यहाँ पानी जाएगा, इसमें यहाँ से यहाँ पानी जाएगा, ये shrink होगा और ये swell होगा. So A will shrink, B will swell. Is that okay?
सर सर जैसे बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आता हूं मैं, एक मिनट इस पर नोट पर, पहले कॉपी करने का टाइम दे लो, लिख लो। आता हूं उस पर। If number of solid particle increases, then definitely all the colligative property increases. हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, ये बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सीआरटी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये दोनों बढ़ रहे हैं। बट यदि हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, डेल्टा टीएफ होता है टीएफ माइनस टीएफ नॉट माइनस टीएफ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डेल्टा टीएफ, ये तो बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, बट यदि ये बढ़ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, this has to be less, this has to decrease if you want to increase delta T. तो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये डिक्रीज होने लगेगा, यदि डिप्रेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा डिक्रीज होगा फ्रीजिंग पॉइंट। इज दैट ओके? और यदि हम बात करें आरएलवीपी की, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पीए नॉट, लॉस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यदि सॉल्यूट के पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, इसका मतलब ये इंक्रीज होगा, तो ये है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, कितना प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा पी डिफाइन किया है पी ए नॉट माइनस पी सॉल्यूशन, ये बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम जैसा रिलेशन इसमें था माइनस का, ऐसा ही इसमें ये बढ़ेगा, तो ये कम होगा। जितना ज्यादा सॉलिड पार्टिकल ऐड करोगे उतना वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉलिड के कारण। क्या भी क्लियर है ये नोट? ये दो क्वांटिटी एब्सोल्यूट टर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सारी बढ़ रही है, बट दिस इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है भी? क्या हम आगे चले यार? सर तो फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? हाँ, मतलब मैथमेटिकली नॉट करें, बट इनवर्स रिलेशन बोल सकते हैं। हर बार मतलब जैसे बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर हर बार, मतलब ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब यदि नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो उस केस में हो तो हाँ। चलो सेक्शन एफ,
based on osmosis and osmotic pressure? Two, 4, 6, 7. क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7 ये अभी करना है बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस सेक्शन F. We have done with this chapter. चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सारी हेडिंग्स हो गई हैं. तो डिस्कशन पेंडिंग होगा, जो नेक्स्ट वीक में क्लास होगा तब हो जाएगा. होमवर्क में मैं बता देता हूँ. होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1. इतना होमवर्क रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए इसका. एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 3 पार्ट 1.
किस क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 and 4। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसका है? मोलारिटी कंसंट्रेशन सेम दे रखा है। अब हमें चाहिए सिर्फ वॉन टॉप फैक्टर। फर्स्ट का वॉन टॉप फैक्टर 3, सेकंड का 2, थर्ड का 1, फोर्थ का 1। तो डेफिनेटली जिसका वॉन टॉप फैक्टर सबसे ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, द बेस्ट कोलिगेट, इसका आंसर जो भी है ना फोर्थ का अपने लेक्चर नोट्स में लिख लो, मतलब जस्ट थ्योरी है। फोर्थ को एज अ हेडिंग, द बेस्ट कोलिगेटिव, मतलब एज अ नोट, बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज व्हाटएवर द आंसर इज गिवन। ये ध्यान ही रखना है हमें। देन सिक्स्थ, osmotic pressure of a sugar is this, the concentration of the solution in mole per liter। हमारे पास फॉर्मूला है 6 के लिए, पाई इक्वल टू ICRT, C होगा पाई अपॉन IRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन 2.5 atm। वांट ऑफ फैक्टर शुगर के लिए नो एसोसिएशन डिसोसिएशन 1, और ATM लीटर में 0.0821। टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस 297 केल्विन। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। मोल पर लीटर में आ जाएगा आंसर 2.5 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 297.1 आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, रफली 0.1025। क्या 6 क्वेश्चन क्लियर है अभी? चेक कर लो 7। वांट ऑफ फैक्टर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट विल नॉट डिसोसिएट। वांट ऑफ फैक्टर इज 1। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। सी को लिखा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वेट बाय मोलार वेट कर दो सी को, नंबर ऑफ मोल्स को अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर, RT। वन इक्वेशन वन वेरिएबल m के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 4 into 0.0821 into 300 upon 6 into 10 to the power minus 4। सॉल्व करने पे जो भी आएगा आंसर, 6 5 जा 30, ये हो गया 50। सो 4 5 जा 20, 200, 2 into 8.21 into 10 to the power plus 4, 16 समथिंग कुछ होना चाहिए इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। 60 into 10 to the power 4, 1.6 into 10 to the power 5। क्या अभी क्लियर है क्वेश्चन? चलो होमवर्क कर लेना, जो भी डाउट्स है नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सर हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो, बोलो। सर अभी सैटरडे को भी आपका लेक्चर है, तो फिर ये